रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला की बहू चमेली कुबड़ी थी, जिस वजह से चमेली को कामकाज करने में काफी दिक्कत आती थी। एक रोज सरला हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही सरला से कहती है, और सरला क्या कर रही है? तेरी कुबड़ी बहू कहीं नजर नहीं आ रही? मायके तो नहीं गई है? अरे धीरे बोल विमला, सुन लिया तो बवाल हो जाएगा बिन बात का। यही काम करने में तो लगी हुई है, तू जानती तो है उससे काम होता भी तो नहीं है। हाँ ये तो है, कुबड़ के कारण दिक्कत होती होगी। वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूँ सरला, तूने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे उस समय तो मेरी आंखों पर पट्टी लगी थी, जो उसके पीठ पर इतना बड़ा कुबर देखकर भी मुझे ये अच्छी लगी। ये अच्छी लगी या पैसा अच्छा लगा? देख सरला, विमला तो सच बोलती है, जिसे बुरा लगना हो लग जाए। तेरी बात तो ठीक है, इसके बाप ने पैसे इतने दिए कि मैं ना नहीं कर पाई। अब सरला विमला ये बातें कर रहे थे कि तभी चमेली हॉल में पोछा मारने आती है और अपनी बहू को देखकर सरला विमला से कहती है, कुछ भी बोल विमला, लेकिन मेरी बहू लाखों में एक है। बहू काम हो गया हो तो 2 कप चाय बना ला। बाप रे, ये सरला तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकली। अभी कुछ देर पहले अपनी ही बहू की बुराई कर रही थी और अब सामने में उसकी तारीफ कर रही है। ये सच में किसी की नहीं है। जी माँ जी, बस अभी लाती हूँ चाय आपके लिए। अब चमेली किचन में जाती है। उसे चूल्हा तो दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो चूल्हे पर चाय चढ़ाने के लिए पतीला चढ़ा देती है और उसमें दूध, चीनी, पत्ती, पानी सब डाल देती है और कुछ समय बाद ही चाय छानकर विमला और सरला को देने जाती है। अरे चमेली, मुझे डायबिटीज नहीं है, अभी भी 50 की उम्र में जवान हूँ। अरे क्या बोल रही है, चाय में चीनी नहीं है क्या? अब जैसे ही सरला चाय पीती है तभी उसे पता चलता है कि चाय में चीनी नहीं है। अब सरला चमेली से कहती है, अरे बहू, चाय में चीनी तो है ही नहीं, कैसी चाय बनाई है? कहीं चीनी चाय की पतीली में डालने की जगह चूल्हे पर तो नहीं डाल दिया? माँ जी, आपको भी पता है ना मुझसे चूल्हा कितना ऊंचा है, कुछ नहीं दिखता। मैं तो अंदाजे से ही खाना बनाती हूँ। बहू, ऐसे कैसे तू अंदाज में खाना बना लेती है? जरा मैं भी तो देखूं। अब इतना बोलकर विमला चाय के कप के साथ किचन में जाती है तो देखती है कि चूल्हे पर दूध, मसाले, चाय पत्ती की डब्बी और चीनी सब गिरा हुआ है। लेकिन विमला की नजर चाय पर रखे पतीले पर जाती है, जिसमें छिपकली गिरी हुई थी और उसमें चाय नहीं थी। ये देखकर विमला के हाथों से चाय का कप छूट जाता है। राम राम सरला, ये क्या किया तूने? मुझे छिपकली वाली चाय पिला दी, अब तो मैं मर जाऊंगी। अरे वो अभी ही पतीले में गई है, मैंने देखा है खुद ही। मैं कैसे विश्वास कर लूं? सरला, अब मैं तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। बहू, मैं तो बहुत परेशान हूँ तेरे कुबर से। कभी खाने में मिर्च ज्यादा हो जाता है तो कभी खाने में नमक ही नहीं रहता है, और मुझसे अब काम नहीं होता है जो मैं खाना पीना बनाऊं। माँ जी, 10 लाख दहेज में यही मिलेगा। बाकी आपको पसंद नहीं तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन एक ही शर्त है, वो पैसे मुझे लौटा दो। अरे बहू, मैं तो बस समझा रही थी और कुछ भी नहीं। तू भी ना बातों को दिल पर ले लेती है। चमेली के कुबड़ की वजह से वो झाड़ू पोछा तो अच्छे से कर पाती थी, लेकिन किचन में खाना वो अंदाजा लगा लगा कर बनाती, क्योंकि कुबड़ के कारण वो ज्यादातर झुकी ही रहती। इस वजह से खाने के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाया करती। एक दिन देर शाम को चमेली किचन में सब्जी रोटी बनाती है, लेकिन जब सरला खाना खाने आती है तो वो देखती है कि रोटियां जली हुई थी और अध पक्की थी और सब्जी तो पकी ही नहीं थी। ये देखकर सरला अपनी बहू से कहती है, बहू क्या बात है, आज तो तूने क्या खाना बनाया है? खाकर तो मजा ही आ गया। तूने खाना खाया? नहीं माँ जी, मुझे टिंडे की सब्जी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, वैसे तू भी खाकर देख, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। लगता है मेरी बातों का तुझ पर जल्दी असर हो गया। माँ जी, मेरी तो शुरू से आदत है, एक बार किसी ने किसी भी काम के लिए मुझे टोक दिया, उसके बाद मजाल है कि वो गलती मैं दोबारा कर दूं। बड़ी आई, मुझसे कोई बोल दे तो फिर मैं गलती नहीं करती। अरे बहू, तू कुछ सही ही कहाँ करती है। मैं तो उसके 10 लाख रुपए लेकर पछता रही हूँ, हर बात पर उसकी ही धमकी देती है। अब सरला भी वहीं अध पका खाना खाकर सो जाती है, लेकिन रात के करीब 2 बजे किचन में से कुछ गिरने की आवाज आती है। अब सरला तो हॉल में सो रही थी। वो उठते ही कहती है, कौन है? चोर तो नहीं है? कौन है किचन में? बोलता क्यों नहीं? अब जैसे ही सरला किचन में पहुंचती है
वो देखती है कि कुछ सफेद सा खड़ा है और वो चिल्लाने लगती है। भूत, बहू कहाँ है तू? मैंने भूत देख लिया। बहू कहाँ है? माँ जी, मैं हूँ चमेली। माँ जी, अरे माँ जी, आप भाग क्यों रही हैं? हे भगवान, बचा ले मुझे, इस उम्र में भागा भी तो नहीं जाता। अरे माँ जी रुको ना, मैं ही हूँ आपकी चमेली। हे भगवान, ये तो मेरी ही बहू की तरह बोलती भी है। कहीं इसने बहू को मार तो नहीं दिया और उसकी आत्मा मुझे दिख रही है। अरे माँ जी रुको तो सही। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, दूर हो जा, छू मंतर। अरे माँ जी बात सुनो मेरी, चुप करो। अरे बाप रे, कैसी ढीठ आत्मा है, इस पर तो कोई भी मंत्र तंत्र काम ही नहीं कर रहा है। अब इधर उधर भागने के बाद ही सरला बेहोश हो जाती है और इधर चमेली सरला को जैसे तैसे उठाती है, लेकिन अब सरला उठते ही चमेली को देखकर फिर से बेहोश हो जाती है। बजरंग बली, मेरी मदद करो। शायद फिर से मुझे भूत समझकर डर गई। अब चमेली अपना मुंह धोकर आती है और फिर सरला को उठाती है और इधर सरला भी घबराई हुई उठती है और चमेली से कहती है, बहू तो जिंदा है? मुझे तो लगा वो चुड़ैल ने तुझे भी मार चुकी है। बहू चल, हम विमला के घर चलते हैं, लल्ला को भी कल ही जाना था शहर। माँ जी वो कोई भूत नहीं था, बल्कि मैं ही थी। वो मैं किचन से पानी की बोतल ढूंढने के लिए हाथ ऊपर करके बोतल ढूंढ रही थी और मुझ पर आटे का डब्बा गिर गया। बहू तू पहले क्यों नहीं बोली? मुझे अटैक आ जाता तो। माँ जी आप सुनने को तैयार भी तो नहीं थी, मैं क्या ही करती। जैसे ही आप सामने आती आप और भी ज्यादा चिल्लाने लगती। अब अगली सुबह सरला के घर विमला आती है और वो सरला को सोया हुआ देखकर सरला से कहती है, और सरला, तेरी गुड़गुड़ वाली मॉर्निंग हुई या नहीं? अभी तक सो रही है। वैसे मेरा बेटा कह रहा था रात में तू भूत भूत चिल्ला रही थी। क्या बताऊं विमला, मेरी बहू। क्या हुआ उसे? निकल ली क्या? कैसे, कब हुआ ये सब? और तू सो रही है, कहाँ है वो? मरी नहीं है, वो भूत बनी घूम रही थी। आटे का डिब्बा गिरा लिया था अपने ऊपर। बताओ, तू भी बड़ा दुख काट रही है अपनी इस कुबड़ी बहू के चक्कर में। मैं तो बेहोशी हो गई थी विमला, अब समझ नहीं आ रहा इसकी रसोई का क्या करूं। कल अधपक्की सब्जी बना दी। मैं तो कहती हूँ इसकी रसोई को नीचे करवा दे, कम से कम इसे सब कुछ नजर तो आएगा। विमला कैसे करूं, इतने पैसे वैसे ही नहीं है मेरे पास। अरे करना क्या है, उस चूल्हे को नीचे रख दे और बस हो गया। जो काम के मसाले, चीनी पत्ती है, उसे भी नीचे खाली जगह में बना कर रखवा दे। अब सरला भी विमला के कहने पर अपनी बहू की ऊंची रसोई को नीचा करवा देती है ताकि वो अच्छे से खाना बना सके और रात को पानी की बोतल ढूंढने के बहाने भूत न बन जाए। और अब चमेली के भी नीचे चूल्हा होने की वजह से खाना बनाने में उसे आसानी होती और अब वो खाना बनाने में कोई गलती भी नहीं किया करती। रिद्धि सिद्धि दोनों जुड़वा बहनें थी। उन दोनों में कौन रिद्धि है कौन सिद्धि, ये पहचान तो कोई नहीं कर पाता था सिवाय उनके माता पिता के। रिद्धि सिद्धि के माता पिता बहुत गरीब थे। उन्होंने बहुत ही मुश्किलों का सामना करके दोनों जुड़वा बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। और ऐसे ही एक दिन रिद्धि अपने दरवाजे पर बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। उसको देखकर सिद्धि अपनी बहन से कहती है, अरे रिद्धि, आज तू यूँ इस तरह से दरवाजे पर बैठकर किसका इंतजार कर रही है? मैं पिताजी का इंतजार कर रही हूँ सिद्धि। लेकिन क्यों? आज से पहले तो तूने इतनी बेसब्री से पिताजी का इंतजार कभी नहीं किया। हाँ नहीं किया, लेकिन आज कर रही हूँ क्योंकि उनसे कुछ मांगना है, इसलिए। क्या मांगना है? है कुछ सरप्राइज, बस तो इस बारे में माँ को मत बताना। सिद्धि रिद्धि की बातों का जवाब देती है कि तभी वहाँ पर उन दोनों की माँ चंद्रा आती है और उनको इस तरह से बात करता देखकर चंद्रा कहती है, अरे क्या हुआ मेरी बच्चियों को? ये आपस में ऐसे बात क्या कर रही हैं? सिद्धि रिद्धि की तरफ देखती है। रिद्धि उसको अपना सर हिलाकर कुछ बताने के लिए मना कर देती है और इस तरह से सिद्धि किसी को कुछ नहीं बताती। कुछ नहीं माँ, बस हम दोनों यहाँ बैठकर मौसम के मजे ले रहे थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है ना। हाँ बच्चों, मौसम तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मैं कह रही थी कि मैं खेत में लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, तुम दोनों में से कोई साथ चलेगा क्या? नहीं माँ, आप जाओ, हम आपका इंतजार करते हैं। ठीक है बेटा। चंद्रा अब चली जाती है तो कुछ ही समय बाद रिद्धि सिद्धि के पिता मोहन आते हैं। अपने पिता को देखकर रिद्धि खुश हो जाती है, जिसके बाद रिद्धि अपने पिता को पानी का ग्लास देती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी लीजिए, आप पानी पीजिए। मेरी दोनों बच्चियों की जैसी बच्ची भगवान सभी को दे। पिताजी, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, कहो क्या बात है?
वो पिताजी, मैं बाहर जाकर काम करने की सोच रही थी। आप इतने बड़े परिवार को अकेले ही संभालते हैं। आप खुद तो अच्छे कपड़े ना पहनकर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हो। हम जब तक बच्चे थे तब तक कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब हम दोनों बड़े हो गए हैं। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। हाँ पिताजी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ। उन दोनों की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोल पाता कि तभी वहाँ पर चंद्रा आती है और कहती है, इसमें क्या बुराई है? अरे लड़की बाहर जाएगी तो घर में 2 पैसे ही तो आएंगे ना। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों जाओ। माँ, आपकी परमिशन तो मिल गई, लेकिन हमें पिताजी का सुझाव भी तो चाहिए ना। अरे तेरे पिताजी भी माने हुए हैं। तू जाकर मन लगाकर काम कर और बहुत सारे पैसे लेकर आ। इस तरह अब शाम का खाना सभी लोग खाते हैं, जिसके बाद दोनों बहनें सो जाती है। तो वहीं बाहर मोहन चंद्रा से कहता है, चंद्रा, हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, अब वो सारी जिम्मेदारियां समझने लगी है। हाँ मोहन जी, अब देखो ना, हमारे पास पैसे नहीं है उनको बिहाने के लिए। अब वो कमाएंगी तो अपने ब्याह के लिए खुद ही पैसे जोड़ लेंगी। हाँ, अब दोनों सो जाते हैं और तभी कुछ देर बाद सुबह होती है। अब रिद्धि सिद्धि दोनों ही काम ढूंढने चली जाती है, जिसके बाद रिद्धि को एक बड़ी सी कंपनी में जॉब मिलती है, तो वहीं सिद्धि को एक होटल में जॉब मिलती है। इस तरह दोनों बहनें अपने अपने काम पर जाने लगती है। दोनों जब शाम को आती है तो चंद्रा उन्हें देखकर कहती है, ए रिद्धि सिद्धि बेटा, वो मैं कह रही थी कि अब तुम दोनों ही इतनी अच्छी जगह काम करने लगे हो, तो क्या मेरे लिए तुम दोनों कुछ नहीं लाए हो? मम्मी, मैं आपके लिए अपने होटल से ले आऊंगी कुछ अच्छा सा खाने को। मम्मी, मेरी तो सीधा सैलरी ही मिलेगी और मैं आपके लिए तभी कुछ ला पाऊंगी। ठीक है बेटी। इस तरह अब अगले दिन सिद्धि शाम को घर आती है, तो वो अपनी माँ और बाप के लिए अच्छा सा खाने को लाती है। ये देखकर चंद्रा खुशी से कहती है, अरे बेटा, तूने तो सच में मेरी बात मान ली और मेरे लिए सच में कुछ लेकर आ गई। मेरी माँ मुझसे कुछ कहेगी और मैं अपनी माँ के लिए कुछ ना करूँ, ऐसा हो सकता है? खैर, इन सब बातों को छोड़ो। मम्मी, इसमें से पापा के लिए भी छोड़ देना। अरे तू अपने पिता को बाद में खिला देना। सिद्धि कुछ नहीं बोलती और अब समय गुजरने लगता है। देखते ही देखते महीनों बीत जाते हैं और एक दिन चंद्रा के पास उसकी एक पड़ोसन आती है, जो चंद्रा से कहती है, अरे चंद्रा बहन, तेरी तो दोनों बेटियां हूबहू एक जैसी लग रही हैं। तू इन दोनों को कैसे पहचानती है? अरे मेरी बेटियां हैं, भला मैं अपनी बच्चियों को नहीं पहचानूंगी तो क्या पड़ोसी पहचानेंगे? हाँ, वो भी बात सही है। खैर, मैं तो तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ। वो क्या? अरे बहन, मैं तेरी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई हूँ। बहुत ही अमीर है वो। मैं तो कहती हूँ तेरी बेटी वहाँ रहेगी तो बहुत ही खुश रहेगी। अच्छा बहन, क्या क्या है लड़के के पास? अरे बहन, बहुत कुछ है उसके पास। वो तो तेरी दूसरी बेटी को भी पाल लेगा। क्या सच में? और नहीं तो क्या, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या बहन? वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी पत्नी मर गई है। अच्छा, फिर ठीक है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ पर मोहन आता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। ये सब सुनने के बाद मोहन गुस्से से कहता है, मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है जो मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। अजी आप चुप रहिए, मैं भी उनकी माँ हूँ और मुझे उनके बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। अरे बहन, हमको ये रिश्ता मंजूर है, शादी का मुहूर्त जल्द ही निकलवाओ। पर आप चुप रहिए जी। पड़ोसन चली जाती है, जिसके बाद मोहन और चंद्रा के बीच बहस होती है। अरे तुम कैसी लालची माँ हो चंद्रा, पैसों के लिए तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करवा रही हो। मेरी बेटी वहाँ पर खुश रहेगी और साथ ही साथ हम भी रहेंगे। उन दोनों के बीच काफी झगड़ा शुरू हो जाता है। उन दोनों के बीच होता झगड़ा उनकी बेटियां देखती है। ये सब देखकर रिद्धि कहती है, सिद्धि, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। उस लड़के को ये पता नहीं चलेगा कि आखिर उसकी शादी किसके साथ हुई है, इसलिए शादी मैं करूंगी। नहीं रिद्धि, तेरी जॉब बहुत अच्छी कंपनी में है और तू ही है जो सब कुछ ठीक कर सकती है, इसलिए शादी मैं करूंगी। ठीक है। दोनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। अपनी माता पिता के पास जाती हैं और सिद्धि कहती है, माँ, पिताजी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन सिद्धि, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। पिताजी, मेरी ये शादी करने से घर घर बन जाएगा, फिर रिद्धि की शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना बोलकर सिद्धि वहाँ से चली जाती है और इस तरह सिद्धि की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब घर में शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थी कि तभी वहाँ पर चंद्रा की पड़ोसन आती है और चंद्रा से कहती है, अरे बहन, तेरी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है। वो कैसे? चंद्रा की पड़ोसन उसके हाथ में पैसे थमा कर कहती है,
लड़के ने कहा है कि उसके घर के बहुत ही बड़े बड़े लोग आएंगे शादी में, इसलिए ये कुछ पैसे रख ले। तू कोई कमी मत छोड़ना शादी में। पैसे देकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब चंद्रा पैसे गिनने लगती है। ये देखकर मोहन कहता है, चंद्रा याद रखना, तुम जिस तरह से पैसे गिन रही हो ना और अपने लालच के पीछे अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो, याद रखना हमारी बेटी के 7 फेरे होते के साथ ही ना हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सच तो ये है कि आप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहते हैं, तभी आप ऐसे बोल रहे हैं। सिद्धि की विदा होने के साथ साथ तुम भी यहाँ से दफा हो जाना। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? उन दोनों के बीच एक बार फिर झगड़ा होता है। उनके झगड़े को खत्म करने के लिए रिद्धि सिद्धि आती है और उन्हें देखकर कहती है, माँ मेरे साथ चलेंगी मेरे ससुराल, देख लिया, इसको कहते हैं जिम्मेदारी। और पिताजी मेरे साथ रहेंगे। थोड़े ही समय बाद सिद्धि की बारात उसके घर आती है और अब सिद्धि और अनुराग की शादी हो जाती है। सिद्धि के साथ साथ अब सिद्धि के ससुराल सिद्धि की माँ चंद्रा भी जाती है। चंद्रा अपनी बेटी के साथ चली तो जाती है, लेकिन उसको ये बहुत जल्द पता चलने वाला था कि लालच करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। शादी के कुछ दिन बाद आरोही ताली बजाते हुए अपनी सास से बोलती है, वाह सासू माँ वाह, अपने पागल बेटे की शादी के लिए कितने पापड़ बेले। असल में तो आप मेरे पिता की संपत्ति पाना चाहती थी, है ना? बस 5 मिनट रुकिए, पुलिस भी आती ही होगी और आपकी इस नौटंकी से पर्दा भी उठ ही जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।